स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में। मैं हूं आपके साथ। जो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अंबिकापुर के पीजी कॉलेज ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में 536 करोड़ की 14 लाख लागत वाले 1614 विकास और निर्माण कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया और कहा कि सरगुजा जिले के विकास में तेजी आएगी। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र अधोसंरचना विकास के लिए 23.90 करोड़ रुपए दिए जाने की घोषणा की। उन्होंने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अंबिकापुर को डीकेएस रायपुर की तर्ज पर विकसित करने और विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज किए जाने की घोषणा भी की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने सरगुजा जिले में विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा समुदाय की गर्भवती और शिशुवती माताओं को अतिरिक्त पोषण आहार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री अन्नकोष योजना का शुभारंभ किया है। जिला प्रशासन सरगुजा की ओर से यह योजना पायलट प्रोजेक्ट की शुरू की गई है और इससे पहाड़ी कोरवा समुदाय में मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को कम करने में मदद मिलेगी। सीएम ने जिला प्रशासन द्वारा तैयार की गई करियर निर्देशिका का भी विमोचन किया। सभी जिले के लिए बड़ा सौभाग्य का दिन है। नया जिला है और 550 करोड़ से ज्यादा विकास के कामों का लोकार्पण और भूमि पूजन किए हैं। तो एमसीबी जिला वालों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और ऐसे अवसर में हमारे डिप्टी सीएम श्री अरुण साव जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और जो स्वास्थ्य मंत्री हैं श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, हमारे विधायकगण श्रीमती रेणुका सिंह, प्रणव मरपची जी, हमारे सांसद सरगुजा के श्री चिंतामणि महाराज और हमारे संगठन के लोगों की उपस्थिति में भारी संख्या में लोग उपस्थित थे और एक कार्यक्रम संपन्न हुआ है। इसमें हमारे विधायक जी के श्याम बिहारी जी के क्षेत्र में 4 जो जगह है, 3 जगह है, वहाँ पर शायद एससीसीएल से बिजली की आपूर्ति होती थी तो ठीक से होता नहीं था। तो अब हमारा CSPDCL उसमें बिजली की आपूर्ति करेगी, उसकी घोषणा हुई है। और जनकपुर जो श्रीमती रेणुका सिंह के क्षेत्र में है और बड़ा वो दूरस्थ अंचल है, वहाँ पर जो CSC है उसको 100 बेड का अस्पताल बनाएंगे, उसकी भी घोषणा हुई है। और उनके यहाँ एक जगह है जहाँ विश्राम गृह की आवश्यकता है, वो भी करेंगे। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज बलौदाबाजार के दौरे पर आ रहे हैं। जिले के सोनाखान में थोड़ी देर में पहुंचेंगे और उसके बाद शहीद वीर नारायण सिंह के शहादत दिवस और श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री जिले में 192 करोड़ 8,69,000 के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। बलौदाबाजार में आज 1000 सीट वाले ऑडिटोरियम का वर्चुअल उद्घाटन भी होगा और राम मनोहर स्कूल का भी लोकार्पण किया जाएगा। जिले में 121 विकास कार्यों का भूमि पूजन भी किया जाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रदीप महेश्वरी बलौदाबाजार से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, आज सीएम का दौरा है, क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है? आपको बता दूं कि स्वतंत्रता सेनानी में शहीद वीर नारायण सिंह का बहुत बड़ा योगदान था। 1957 की लड़ाई में उन्होंने अंग्रेजी लड़ाई से और रायपुर के जय स्तंभ में वो फांसी दी थी। वो एक आदिवासी नेता, छत्तीसगढ़ के आदिवासी नेता थे, क्योंकि वो हर साल 10 दिसंबर को छत्तीसगढ़ से हर कोई मुख्यमंत्री हो वहाँ पर आकर उनको शहादत दिवस मनाता है और उनको श्रद्धांजलि देता है। और उनको आदिवासी यहाँ पर छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की संख्या बहुत ही है और स्वयं मुख्यमंत्री जो है वो स्वयं आदिवासी समाज से आते हैं और राम का नेताम भी आए हुए और वो उसको श्रद्धांजलि देने के लिए सोनाखान वहाँ भी जंगल में आज उनके साथ वहाँ पर कार्यक्रम में 192 करोड़ के लागत से जो 121 विकास कार्यों का भूमि पूजन करेंगे और लोकार्पण भी करेंगे। अब बता दें बलौदाबाजार में उन्हीं के नाम से एक ऑडिटोरियम बना हुआ है जो 23,000 सीट वाला ऑडिटोरियम बना हुआ है, उसका जो लोकार्पण करेंगे। और बता दें ये जो हमारा क्षेत्र है सोनाखान पूरा आदिवासी बहुल क्षेत्र है, यहाँ पर बड़ी संख्या में आदिवासी लोग रहते हैं। उनके जो नेता है उनको याद किया जाता है। इसलिए हर साल सोनाखान में शहीद वीर नारायण सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए छत्तीसगढ़ से मुखिया हर मुखिया चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे भाजपा किसी पार्टी को 10 दिसंबर आकर श्रद्धांजलि और शहादत दिवस मनाने की आते हैं। प्रदीप, मुख्यमंत्री जिले में 192 करोड़ 8 लाख से भी कहीं ज्यादा के विकास कार्यों का भूमि पूजन कर रहे हैं। प्रदेश जिले वासियों को क्या कुछ सौगात मिलेगी इसके अंदर? आपको बता दूं कि
जब से यहाँ पर कोई भी बड़ा कार्यक्रम होता है तो निश्चित ही कि बड़े विकास कार्य होते हैं जिनका वर्चुअल भूमि पूजन हमेशा मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है। इसलिए आज बड़ौदा जिले में भी एक 100 सीट का ऑडिटोरियम बना हुआ है जो प्रसिद्ध व्यक्ति है और जो बहुत ही अच्छा ऑडिटोरियम बना हुआ है जो 100 करोड़ की लागत से बना हुआ बड़ौदा वासियों को बहुत ही सौभाग्य है और 125 विकास कार्यों का भूमि पूजन भी है और लोकार्पण जो कार्य होता है। तो निश्चित है कि 192 करोड़ की सौगात बड़ौदा जिले को मिल गई, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल, अभी कितना वक्त है मुख्यमंत्री के पहुंचने में? साथ ही साथ अगर हम तैयारियों की बात करते हैं, किस तरह की तैयारियां देखी जा रही है सीएम के दौरे को लेकर? देखिए, आपको तैयारी तो प्रशासन की स्थिति है और मुख्यमंत्री जी का हेलीकॉप्टर बस लैंड करने वाला है। उनका टाइम हो चुका है, 1:30 का टाइम था और रायपुर से किसी कार्यक्रम अटेंड करने का सीधा 16 साल पहुंचे हुए मुख्यमंत्री। बिल्कुल प्रदीप, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो 121 विकास कार्यों का भूमि पूजन किया जाएगा। बलौदा बाजार को करोड़ों की सौगात मुख्यमंत्री की ओर से दिए जा रहे हैं। तो बलौदा बाजार पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और सोनाखान जाएंगे सीएम, थोड़ी देर में बलौदा बाजार पहुंचेंगे। बढ़ते हैं आगे। ट्रैफिक नियमों की अनदेखी कर सड़क पर फर्राटे भरने वाले वाहन चालकों की अब खैर नहीं। आम नागरिक अब ऐसे चालकों का फोटो या वीडियो बनाकर ट्रैफिक पुलिस के एम परिवहन ऐप पर अपलोड कर सकेंगे। पुलिस इसके आधार पर लापरवाह चालकों पर कार्रवाई करेगी। दरअसल एनआई द्वारा तैयार एम परिवहन ऐप का नया वर्जन केरल और ओडिशा के बाद अब छत्तीसगढ़ में लागू किया गया है। इस ऐप के सिटीजन सेंटिनल यानी कि ट्रैफिक प्रहरी पर अब कोई भी आम नागरिक बिना हेलमेट, 2 पहिया वाहन चलाने वाले, 3 सवारी वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करने वालों, आम सड़क नो पार्किंग जोन में पार्क वाहन में गलत तरीके से नंबर प्लेट लगाकर वाहन चलाने वालों का फोटो वीडियो बनाकर रिपोर्ट कर सकता है। और छत्तीसगढ़ को नशा मुक्त करने के लिए पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाकर अवैध रूप से नशा तस्करी और नशा को बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। वहीं बाइक से गांव-गांव में गांजा की सप्लाई करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसकी गाड़ी से 1 किलो 400 ग्राम अवैध गांजा जब्त किया गया है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस सेक्टर 20B के तहत कार्रवाई कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। रुक करते अगली खबर की ओर। हमेशा विवादों में रहने वाले तेलीबांधा स्थित मिड लाइफ अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ थाने में मरीज को जबरन वेंटिलेटर पर डालने और परिजनों के साथ दुर्व्यवहार करने के आरोप में तेलीबांधा थाने में शिकायत की गई। मरीज के परिजनों ने उचित कार्रवाई की मांग की है। जानकारी के अनुसार राजेंद्र नगर निवासी के परिजन को ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से घर के पास के मिड लाइफ अस्पताल में चेकअप के लिए ले जाया गया था, लेकिन अस्पताल प्रबंधन और वहां मौजूद चिकित्सकों ने मरीज को गंभीर बताते हुए उसके परिजनों से तत्काल पैसे जमा करने का दबाव डाला गया। मरीज के परिजनों ने बताया कि मरीज को वेंटिलेटर में डालने की कोशिश की जा रही है। विरोध करने पर डॉक्टरों ने दुर्व्यवहार किया और इस मामले में तेलीबांधा थाने में शिकायत कर अस्पताल प्रबंधन और चिकित्सकों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की मांग की गई है। बताया गया कि इस मामले की शिकायत स्वास्थ्य मंत्री से भी की जाएगी। कार का नाम से बोले रात को 4 बजे आया था यहाँ पर, फाइल लेके डॉक्टर को पूछा हूँ ये कार बन जाए क्या करके, हाँ बन जाके बोला। इलाज पापा का इलाज के लिए कार बन जाए करके पूछा हूँ, हाँ बन जाएगा बोले। इसके बाद डायरेक्ट क्या है पेट दर्द का नाम से अभी एसी में है, 24 घंटा रुकवा दिया है, आईसीयू में रख दिया पेट दर्द में। अभी चल फिर के है, बेटा है यहाँ भी जी। अभी मेरा 80,000 रुपए खर्चा हुआ लेकिन पेट दर्द ठीक ही नहीं हुआ। 80,000 रुपए मिला के टोटल मेरा 80,000। कितने दिन में? कल लेके आया हूँ 2 बजे से, 2 से अभी बस छुट्टी है। मतलब लूट चल रहा है। तो 10 बजे लेके आया हूँ। अब मेरे पास इतना पैसे नहीं है, मेरा कार नहीं बन पा रहा है, मेरे पास इतना पैसे नहीं है। ऑपरेशन करने के लिए कितना लगेगा बोला है 4 साढ़े 4 लाख तक लग सकता है। मैं बोला सर इतना नहीं कर पाऊंगा, मेरे को दे दीजिए मेरे पापा को। तो हमारे भाई लोग जो बच्चे लोग लेके आए हैं वो लोग यहाँ के नहीं है, बाहर के हैं, वो लोग यहाँ ले आए। यहाँ लाए तो वो तत्काल भर्ती करो बोल दिए। तो मेरे को लोग फ़ोन लगाए, बोला नहीं तुम लोग BY लेके जाओ, भर्ती मत करो। तो डॉक्टर साहब ने उन लोग को कन्विंस किया कि भाई
सिटी स्कैन करा लो, सिटी स्कैन कराने से सारा रिपोर्ट आता है, उसके लिए तुम 15,000 रुपये जमा कर दो। तो पैसा जमा करा लिए और सिटी स्कैन रिपोर्ट देने के बाद सीधा आईसीयू में डाल दिए बिना पूछे पेशेंट को। बोले इनकी तबीयत बहुत ख़राब है, फिर बाहर आके बोले इनकी तबीयत बहुत सीरियस है, इनका ब्रेन का तत्काल ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैं बोला फिर ये लोग फ़ोन लगाए, रोना गाना चालू कर दिया उनके बच्चे लड़की लोग। बोला नहीं बेटा ऑपरेशन नहीं कराना, कुछ होगा तो यहाँ क्यों कराना, जहाँ ब्रेन का डॉक्टर है वहाँ पे करा देंगे। तो बोले वेंटिलेटर में डालना पड़ेगा तत्काल, उनकी स्थिति ऐसा गंभीर है। फिर ये लोग जब वो डॉक्टर छोड़ने को तैयार नहीं था तो मैं आया, मेरे आने के बाद डॉक्टर से मिलने के लिए जाने को दे दी। और हथखोज स्थित भारी औद्योगिक क्षेत्र में आसपास की केमिकल फैक्ट्रियां अपने यहां उपयोग के बाद जले ऑयल को रेलवे की जमीन पर बहा रही है और इससे पूरे इलाके में न सिर्फ वातावरण दूषित हो रहा है बल्कि यहां के बोर में से भी तारकोल यानी कि जला हुआ ऑयल निकल रहा है। जिस बोर में पानी साफ दिख रहा है उसमें भी नेफ्थलीन की बदबू आ रही है और इस समस्या से परेशान बीएसई फैक्ट्री के मजदूरों ने हंगामा खड़ा कर दिया। उनकी शिकायत थी कि खराब ऑयल की बदबू से दम घुट रहा है, बीमारी भी फैलने की आशंका है। और इसके बाद आसपास के उद्योगों के संचालक हरकत में आए और रेलवे की खाली जमीन पर खराब ऑयल फेंकने वाले को पकड़ने के लिए रात में सिक्योरिटी गार्ड तैनात करने का निर्णय लिया। ऑयल की बदबू से फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर दम घुटने की शिकायत कर रहे हैं, कुछ तो सांस फूलने की भी शिकायत कर चुके हैं और क्षेत्र में हजारों मजदूर काम कर रहे हैं। प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए। वहीं पर्यावरण विभाग जांच की बात कर अपना पलड़ा झाड़ लिया। भारी औद्योगिक क्षेत्र में खाली जमीन पर फेंके जा रहे ऑयल की जांच कराई जाएगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ श्रीकांत दास हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्रीकांत, क्या है ये पूरा मामला जहां बताया जा रहा है कि केमिकल डंप किया जा रहा है, फैक्ट्रियां रेलवे की जमीन पर इस तरह की जो हरकतें हैं वो कर रही है और जो ऑयल है खराब ऑयल वो बाहर निकाल रही है? जी, दर्शकों को बताना चाहेंगे कि दुर्ग जिले में लगभग 2,500 जो रजिस्टर्ड डीआईसी में जो है फैक्ट्रियां हैं, जिसमें लगभग 100 से भी ज्यादा फैक्ट्रियां जो है केमिकल से संबंधित है। और अभी जो घटनाक्रम है, जो कल का घटना है कि वहाँ पे जो बीएसई फैक्ट्री है हाईवे इंडस्ट्रियल एरिया में दुर्ग भिलाई के, वहाँ पे जो मजदूर थे उन लोग के आंखों में जलन होना चालू हो गया जब उन्होंने देखा कि सामने एक जो खाली प्लॉट है जो मतलब रेलवे का है, वहाँ पे लगातार जो केमिकल फैक्ट्रियां हैं अपनी जो वेस्ट मटेरियल को वहाँ पे जाके डंप करती है, फिर रात में 2:30-3 बजे के आसपास वो डंप करके चले जाती है, जिससे कोई देख नहीं पाता है। लेकिन 2-3 दिन से लगभग भयावह स्थिति की जो आसपास की फैक्ट्रियां हैं और जो आसपास के जो रहवासी जो हैं वहाँ पे मजदूर जो रहते हैं जमीन में मकान बना करके, वहाँ पे बोर से पानी तो तारकोल निकल रहा था। तो मतलब स्थिति इतनी भयावह हो गई कि वो लोग डर गए काफी। और फिर जब अपने फैक्ट्री मालिक से बताया तो वो तत्काल वहाँ पे मीडिया से संबंधित सबको बुलाए। आपको बताना चाहेंगे कि जो ही ये सारी चीजें पर्यावरण विभाग के अंतर्गत आती है, डीआईसी इसको देखती है, पर्यावरण विभाग अलग से देखती है कि सारी चीजें जो केमिकल फैक्ट्रियां वो अपने जो वेस्ट जो निकलती है उसको फैक्ट्री के अंदर ही निष्पादन करती है या उसको रिसाइकल करती है। आपको बताना चाहिए कि पर्यावरण विभाग लगातार अनदेखी करते आ रहा है, चाहे वो पॉल्यूशन को लेकर के हो, चाहे इस तरह के जो केमिकल फैक्ट्रियां हैं उनका लगातार निरीक्षण नहीं किया जाता, जिसका परिणाम आज पूरा जो जमीन का भूजल है, मतलब जो जमीन का स्रोत है बोर का, वो तक दूषित हो चुका है। श्रीकांत, जिस तरीके से देखें यहाँ बड़ी तादाद में जो मजदूर है काम कर रहे हैं, बीमारी फैलने का खतरा है, नेफ्थलीन की बदबू आ रही है, रोजाना की परेशानी है। जहाँ एक तरफ हम पर्यावरण को साफ रखने की बात करते हैं, तरह तरह के मुहिम चलाई जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो ये फैक्ट्री संचालक है इस तरह की जो हरकतें उनकी सामने आ रही है, लापरवाही किसकी है यहाँ? साफ तौर पे लापरवाही जो केमिकल फैक्ट्री मालिक है, जो केमिकल वहाँ जो डंप कर रहे हैं मैदान में, साफ तौर पर उनकी कमी है। लगभग 2.5-3 महीने से वो चीजें कर रहे हैं और जब भी ज्यादा मात्रा वहाँ इकट्ठा हो जाता है तो उसको आकर के रात में माचिस लगा देते हैं, जिससे वो जो डामर या जो तारकोल है और जो केमिकल है वो जलने लगता है और उससे भी काफी पॉल्यूशन होता है। और वहाँ पे आसपास जो मजदूर रहते हैं उनका जो रहते हैं वहाँ पे उनका साफ तौर कहना था कि वो जो धुआं उठता है उससे भी हमारी आंखों में जलन महसूस होता है। तो साफ तौर पे यहाँ पे जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो केमिकल फैक्ट्री में जाके जांच करें कि वो जो वेस्ट निकल रहा है उसका। लेकिन सवाल ये है कि जो जिम्मेदार लोग हैं वो इस पर मौन क्यों है, कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? अभी जब स्थिति जब हद से ज्यादा बदतर हो गई तब वहाँ के जो फैक्ट्री मालिक और जो मजदूर थे उसकी जिला प्रशासन को मतलब कंप्लेन किया। जब हमारे द्वारा जब पर्यावरण विभाग से संपर्क किया गया तो आपको बताने में आश्चर्य होगा, सुनने में दर्शकों को,
कि पर्यावरण विभाग के जो अधिकारी हमारे जो मीडिया कर्मी के नंबरों को ब्लॉक करके रखे हुए थे, ताकि वो हम कॉल करके उनको बता सके। जब हम लगाते थक गए फोन, तो फिर हम वहाँ पे दफ्तर गए, तब उनको सामने बोले कि फोन तो कम से कम रिसीव कीजिए, कि कुछ ऐसी चीजें हैं। जब उनको हमने वीडियो और फुटेज दिखाया वहाँ की स्थिति का, तब वो आज जा करके वहाँ पे निरीक्षण करने गए। जी, स्थिति बहुत ही भयावह है, क्योंकि पानी का जो स्रोत है वो कई किलोमीटर तक जाता है, बहुत दूर तक जब भी जाता कोई है। फैक्ट्रीज वगैरह ओपन होता है, कुछ गाइडलाइंस उसको दिए जाते हैं प्रशासनिक तौर पर, जब और उम्मीद है कि इसके तहत ही यहाँ भी इस तरह के जो संचालन है वो किए जाते हो। लेकिन समय समय पर अगर हम जिस तरीके से जो ये जानकारी और तस्वीरें सामने आ रही है, जांच इसकी क्यों नहीं की गई? क्योंकि इतनी तादाद में लोग हैं और अब तंग आकर इसको लेकर उन्होंने जो है कदम उठाए। जी, आश्चर्य की बात तो यही थी, जो पर्यावरण विभाग और जो सेफ्टी और हेल्थ की डिपार्टमेंट दोनों अलग अलग है, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस तरह की केमिकल फैक्ट्री में निरीक्षण करना और तमाम फैक्ट्रियों में निरीक्षण करना, सेफ्टी को लेकर के, पर्यावरण को प्रदूषण तो नहीं फैला रहे हैं। लेकिन पर्यावरण विभाग भी अपनी जिम्मेदारी से साफ तौर पर यहाँ हम देख सकते हैं कि बड़ी लापरवाही है, लोगों की जानों के साथ ये खिलवाड़ किया जा रहा है। श्रीकांत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। यहाँ पीने के लायक पानी नहीं है, 1.5-2 महीने से ना बिल्कुल खराब हो चुके हैं। अब जैसे हाथ धोने जाते हैं ना तो पूरा हाथ मांगता है, बिल्कुल मुंह में ले जाने के लायक स्थिति में नहीं है। अच्छा, तो वो जो गंदा पानी कहाँ से आ रहा है सर, हम लोगों को तो मालूम नहीं है, कौन ला के डाल रहे हैं वो भी पता नहीं है। लेकिन वहाँ पता चल रहा है कि आने जाने वाले सब बता रहे हैं कि बहुत बदबू आ रहे हैं ऐसे। वहाँ रात्रिकालीन में होता है वो डंप, और रात में ही जलाया जाता है, दिन में नहीं जलाया जाता। कभी कभी आप देखे होंगे कि वो जैसे ईरान इराक का युद्ध होता है तो जलता है ना, वैसा जलता है वहाँ, और उसका असर यहाँ पे आ रहा है। अभी कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि यहाँ नाले के बगल में कुछ लोग आके केमिकल को डंप कर देते हैं, और उसका असर हमारी फैक्ट्री में। और दूरकुरला में वाम्बे आवास के लोग सोमवार को कलेक्ट्रेट पहुंच गए। वे कलेक्टर को ज्ञापन देने पहुंचे थे और उनकी नाराजगी इस बात को लेकर है कि आवास आवंटित करते समय निगम प्रशासन ने कहा था कि एक बार जिनकी रसीद कट गई उन्हें किसी तरह का भुगतान करने की जरूरत नहीं होगी। अब आवास आवंटन के 13 साल बाद कहा जा रहा है कि आवास की बकाया राशि जमा करें या फिर बेदखली की कार्रवाई की जाएगी। व्यवस्थापित करने वालों को अलॉट किया गया था। धमधा मार्ग किनारे मकानों को तोड़ने के बाद निगम प्रशासन ने व्यवस्थापन के तहत उर्ला में वाम्बे आवास आवंटित किया था और उस वक्त एक से 5-5 हजार लिया गया रुपया और उसकी रसीद काटते वक्त यह कहा गया था कि अब भविष्य में किसी तरह की राशि का भुगतान नहीं करना होगा। आवंटन 2011 का है और अब उन्हें 35,000 जमा करने की नोटिस जारी की जा रही है। और एक बार फिर से हमारे सहयोगी श्रीकांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्रीकांत, क्या है ये पूरा मामला? जी, बताना चाहेंगे कि लगभग 13 साल पुराना मामला है। यहाँ पे जो धमधा रोड था उसकी चौड़ीकरण हुई थी। चौड़ीकरण में जो विस्थापित हुए थे उनको जो वर्तमान उपाध्यक्ष है बीजेपी के सरोज पांडे और वर्तमान उस समय तत्कालीन जो उस समय सांसद थी यहाँ के दुर्ग जिले की, उनका जब मिले वहाँ पे जब तो विस्थापितों से उनका साफ तौर पर कहना था कि ठीक है, आप लोग को विस्थापित में बॉम्बे आवास दिए जा रहा है 5-5 हजार की शुरुआती जमा करने के बाद बोले अब जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों की चौड़ीकरण में रोड सड़क चौड़ीकरण में मकान टूटा है, अब आप लोग रहिए वहाँ पे। तो सरोज पांडे जो है बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं, उनके द्वारा कहा गया था कि आप लोग यहाँ रहिए। लेकिन अब 13 साल बाद अचानक से निगम वहाँ पहुंचती है और सभी मकानों में नोटिस चिपकाती है और लगभग 30 से 35,000, 50,000, 60,000 अलग अलग अमाउंट वहाँ पे लोगों से डिमांड किया जाता है निगम के द्वारा, दुर्ग निगम के द्वारा। तो वहाँ पे लोग दम आश्चर्यचकित होते और अपनी समस्या को लेकर के कलेक्टर दुर्ग से ऋचा चौधरी से मुलाकात करने आते हैं। ऋचा चौधरी वहाँ पे उप मुख्यमंत्री के दौरे की वजह से नहीं मुलाकात, तो वहाँ तहसीलदार उनसे लेते हैं और वहाँ पे जो जनता हैरान परेशान है कि उनका कहना है कि हम लोग दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, कोई सब्जी का व्यवसाय करते हैं, कहीं पे लगाते हैं, ठेला कुंची लगाते हैं, हम लोग इतने सारे पैसे कहाँ से लाएंगे? 50-60 हजार रुपए आज के समय में लाना बहुत मुश्किल है। तो एक तरह से देखा जाए तो आक्रोशित है वहाँ पे जनता। वहाँ की बोलते कि हमें मूलभूत सुविधा, ना साफ सफाई होती है, ना गटर की सफाई होती है, ना मकानों का मेंटेनेंस हो पा रहा है, उसके बाद हमसे इतनी हेवी अमाउंट मांगा जा रहा है। हमारे मकानों को तोड़ा जाता है जिसके बदले में ये मकान हमें अलॉट किया गया निगम के द्वारा, और आज इतने साल बाद हमें बेदखली की अगर धमकी दी जा रही है, नोटिस चिपकाया जा रहा है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? बिल्कुल श्रीकांत, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। DPS कॉलोनी, उर्ला कॉलोनी, वार्ड नंबर 58 के निवासी हैं। हम लोग का मेन मुद्दा ये है सर,
वहाँ पिछले 12-13 साल से सर हम निवासी हैं वहाँ सर ना नाली साफ़ होता है ना पूरा कचरा मेन ये देख रहे हो सर वहाँ का जर्जर हो चुका है। ये सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ पूरा ये पूरा खिड़की दरवाज़ा किसी में नहीं है। पीने का पानी तक सर नाली और पीने का पानी में कोई अंतर नहीं है वहाँ सर। सब दूषित हो रहे हैं हम लोग सब उसको पी रहे हैं सर। जैसे भी अपना निवास कर रहे हैं सर हम लोग का यही कहना है आदरणीय से कि हमें सर छूट दिया जाए पैसा माफ़ किया जाए। कैसे सर वहाँ 2.5 लाख रुपए सर अमीर लोगों को फायदा मिल रहा है सर प्रधानमंत्री आवास योजना का सर। हम तो गरीब है सर सब बेसहारे हैं किसी के घर में कोई कमाने वाला नहीं है। खुद 2 वक्त रोटी सुबह जाते हैं मजदूरी में शाम को आते तब खाते हैं सर। कहाँ और सूरजपुर में भैया थान तरफ से आ रही अनियंत्रित तेज रफ्तार कार महगवा चौक पर दुकान में घुस गई। कार चालक सहित बच्चे पर बाल इस दौरान बच गई। गनीमत रही कि भीड़भाड़ वाले इलाके में भी दुर्घटना होने के बाद किसी भी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। और बीजापुर के माता रुक्मिणी धनोरा बालिका आश्रम में बड़ी लापरवाही सामने आई। यहां बच्चों को परोसे जाने वाले खाने में छिपकली मिली थी जिसके बाद 35 से अधिक बच्चे बीमार हो गए थे। इन्हीं में से एक छात्रा की अब मौत हो गई है। वहीं अब 35 बच्चे बीमार हैं जिनमें से 9 बच्चे आईसीयू में भर्ती बताए जा रहे हैं। मृतक छात्रा शिवानी तेलम को देर रात मेडिकल कॉलेज जगदलपुर रेफर किया गया था। बच्ची ने भैरमगढ़ में दम तोड़ दिया। और छत्तीसगढ़ को शल्य भूमि में फिलहाल के लिए बस इतना है। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।